वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन थी वो डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर थी, और डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट की असेट और लायबिलिटी हमें नहीं बता रखी थी, इसलिए हमने नेट असेट को कैसे कैलकुलेट किया। नेट असेट को रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस को ऐड करके कैलकुलेट किया। अब ऐड करके कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन रिजर्व सरप्लस जो हमें दिया गया था या तो ईयर के स्टार्टिंग का दिया गया था या ईयर के एंड का दिया गया था। इसलिए हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए एक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाया। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हमने क्या कहा कि साहब हमें जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1 अप्रैल 2015 के और दिए गए हैं 31 मार्च 2016 के। मतलब लेकिन हमें चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 अक्टूबर 2015। तो उसके लिए हमने कहा साहब ये प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि साहब 1 अक्टूबर तक के प्रॉफिट, 1 अक्टूबर तक के प्रॉफिट जो है वो हमने एज ए मैं बोलूं होल्डिंग कंपनी ने कमाए नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी को खरीदने की वजह से उसको मिलने वाले, तो वो हिस्सा उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा। और उसके बाद में उस कंपनी के डिसीजन कौन लेने लग गई, होल्डिंग कंपनी। तो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स आएंगे डेट आर रेवेन्यू प्रॉफिट्स। डन। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास 1 अप्रैल का P&L अकाउंट अवेलेबल था, 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व अवेलेबल था और 31 मार्च। फिर इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एक एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था। कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 2000 का, और उस एबनॉर्मल लॉस को P&L अकाउंट में चार्ज कर रखा था। तो मैंने कहा भाई एबनॉर्मल कोई भी एबनॉर्मल आइटम हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, आप एक बार उसको हटा दें। हम नहीं चाहते कि उसका इफेक्ट पूरे साल पे पड़े, तो हमने उस एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट हटा दिया, उसको एड बैक कर दिया एबनॉर्मल लॉस को प्लस 2000। तो हमने कहा साहब हमारा ओपनिंग प्रॉफिट था 8000, अगर लॉस नहीं होता तो हमारा पूरे साल का प्रॉफिट होता 9000, टोटल हो जाता 17000। अगर लॉस नहीं होता तो पूरे साल का प्रॉफिट होता 9000, तो 6 मंथ्स का कितना होता 4500। तो यहां से हमने 4500 हटाए और यहां पे लाके ऐड कर दिए। जैसे ही आपने ये 4500 यहां पे ऐड किए, ये प्रॉफिट 1 अप्रैल से कहां पे पहुंच गया, 1 अक्टूबर पे। तो 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट 12500, 1 अक्टूबर के बाद का प्रॉफिट 4500। लेकिन हमें पता चला कि साहब 2000 का एबनॉर्मल लॉस अक्टूबर से पहले ही हो गया था, तो हमने उस एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया पहले वाले अमाउंट में से। अगर वो 1 अक्टूबर के बाद में हुआ होता तो हम इसमें से माइनस करते, 1 अक्टूबर से पहले हो गया तो हमने यहां से माइनस कर दिया। ये कितना हो गया साहब 10500 एंड 4500। इज इट ओके? यस सर। सर आपने एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट क्यों दिखाया? मान लो अपन एबनॉर्मल लॉस का कुछ करते ही नहीं, तो एक बात बताओ ये अमाउंट कितना था 7000। इस 7000 को आप 6 महीने में इधर बांटते और 6 महीने में उधर ले जाते, तो 6 महीने का कितना आता 3500। तो ये अमाउंट 10000 की जगह कितना आ जाता 11500। क्या हुआ होता, एक्चुअली वो 2000 का जो लॉस था उसका इफेक्ट दोनों पीरियड में बराबर बराबर बढ़ जाता, जबकि हमें स्पेसिफिकली पता है कि वो इस पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर हम उसका इफेक्ट नहीं हटाते यहां से तो वो दोनों पीरियड में बढ़ जाता। इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक पीरियड्स में
प्रेजेंट करने के लिए हमने उसे पहले हटाया, फिर स्पेसिफिक पीरियड में से माइनस किया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बात आती है कि सर एक्विजिशन एंट्री क्या होगी। अब हमें करनी है एक्विजिशन एंट्री। एक्विजिशन एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था साहब नेट असेट, फिर हमें चाहिए था टू कंसीडरेशन, फिर हमें चाहिए था टू एनसीआई। ये लो सर। तो अब बताओ साहब, हमने तो अभी भी नेट असेट नहीं निकाली, तो अब निकाल लेते हैं। नेट असेट एज ऑन 1 अक्टूबर 2015 कितनी है साहब नेट असेट? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का अमाउंट है 10,000 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है? 10,500। टोटल अमाउंट हो गया 20,500। तो ये हमारी आ गई साहब नेट असेट। असेट माइनस लायबिलिटी कर लो या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर लो। पहले हमारे पास रिजर्व सरप्लस का अमाउंट नहीं था, फिर हमने रिजर्व सरप्लस का अमाउंट निकाल लिया। ये लो सर, ये वाला अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया। मतलब यहां तक के प्रॉफिट आप नेट असेट में एडजस्ट कर चुके हो। तो नेट असेट आ गया साहब 20,500। नेट असेट अकाउंट डेबिट। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का अमाउंट कितना है? कंसीडरेशन का अमाउंट कितना है? कंसीडरेशन आपको देखो अलग से लिख के नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको एक जगह बता रखी है। 10,000। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में लिख रखा है शेयर्स इन एच लिमिटेड। कितने रुपए पे लिख रखे हैं? 10,000 पे। तो कंसीडरेशन का अमाउंट हो गया 10,000। अच्छा, एक बात और बताएं, एनसीआई, इस क्वेश्चन में जो आप एनसीआई निकालेंगे वो फेयर वैल्यू पे निकालेंगे या प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन कह देता फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू, क्वेश्चन कह सब देता प्रोपोर्शनेट नेट proportionate एसेट तो नेट एसेट। क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं कहा, मतलब आपको यूज करना है। तो आप फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे या प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे? proportionate net assets पे। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे। क्यों करेंगे प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे? क्योंकि बेटा ना तो आपने असेट और लायबिलिटी जो है उनको फेयर वैल्यू पे लिखा है। अगर हम असेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लिखते हैं तो हम हमारे मन से एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब आपने असेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे ही लिखा है, इसका मतलब एनसीआई भी किस पे आएगा? प्रोपोर्शनेट नेट एसेट। तो कैसे निकालें? बोले टोटल असेट कितने की थी? 20,500 और ये असेट कितनी थी साहब? 100। तो 20% एनसीआई का हिस्सा कितना है? 20%। तो कितनी वैल्यू होगी एनसीआई की? 20,500 का 20%, 4,100। 4,100। ये लो सर। अब बता दो गेन ऑन बार्गेन परचेज आया है या गुडविल आया है? तो ये आ गया गेन ऑन बार्गेन पे। टू गेन ऑन बार्गेन परचेज 6,400। एंट्री नंबर 1 हो गई। एंट्री नंबर 2 कंसीडरेशन का पेमेंट कर देते हैं। कंसीडरेशन अकाउंट डेबिट। कुछ बता रखा है कंसीडरेशन का पेमेंट कैसे किया गया है?
ऐसा कुछ बोल तो नहीं रखा है, आपकी जैसे मर्जी हो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी हो रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने तो मान लिया कंसिडरेशन का पेमेंट शेयर से ही किया गया होगा। आपकी इच्छा है, कुछ ऐसा बता नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो आपने जैसा भी मानना था मान लिया। डन, यहां तक का काम हो गया। मतलब एक्विजिशन की डेट को आपको क्या करना था, एक्विजिशन की डेट को हमें एक्विजिशन एंट्री करनी थी। बैलेंस शीट तो हम बना नहीं सकते, तो हमने एक्विजिशन एंट्री कर ली। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। फर्स्ट आइटम, ये आपका सेकंड वर्किंग नोट हो गया और ये आपका थर्ड नोट हो गया। ओके, फटाफट से इन तीनों को कॉपी करें, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपने कर रखा होगा, ये और कर लीजिए। डन, चलिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूं थोड़ा सा। बना लेते हैं साहब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। CBS 31 मार्च 2016। चलिए सबसे पहले हाँ, मैंने देखा साहब फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट मैं PPE लिख देता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने कितने थे? होल्डिंग कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे 30,000, सब्सिडरी कंपनी के थे 15,000। क्या कोई फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट था या नहीं था? क्या इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फेयर वैल्यू का कोई एडजस्टमेंट था? नहीं सर, फेयर वैल्यू का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी 45,000। फेयर वैल्यू के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया करंट असेट। करंट असेट, करंट असेट था साहब 35,000 और 25,000। अच्छा एक बात बताइए, क्या होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बाद वो इन्वेस्टमेंट आता है या नहीं आता? बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नहीं दिखाना चाहिए? विकास कह रहा है, और बाकी लोग क्यों नहीं दिखाते? बेटा उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो ये असेट आई है। ये जो आपके पास 15,000 की असेट आपने लिख दी अपनी बैलेंस शीट में, किस वजह से? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये 25,000 की करंट असेट लिख दी, क्यों लिख दी? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब ये आपने क्या किया है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को हटाया और आपने लिख दिया इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर कभी आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज कंसोलिडेशन, तो आप सिंपल लाइन में उसको ये डेफिनेशन बता सकते हो कि कंसोलिडेशन इज
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी। तो आपने जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट की बजाय आपने अपनी बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी दिखा दी। ओके, क्लियर? और कोई एसेट बची हुई है क्या? क्या कोई गुडविल जनरेट हुई थी? नो सर। नहीं हुई। तो बस इतनी ही एसेट थी, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1,05,000। फिर मैंने लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आएगा ये बताइए सब, कितनी शेयर कैपिटल आएगी? शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी की आती है, कितनी शेयर कैपिटल आएगी? $20,000 या 30,000? आपने ये कंसिडरेशन पेमेंट की एंट्री की है 10,000 रुपीज के शेयर्स, क्या ये ऐड होंगे या नहीं होंगे? प्रियंका 30,000, वेरी गुड। और बताओ कैसे आया 30,000? सर होल्डिंग कंपनी का तो 20,000 ही है। हाँ नहीं, 10,000 के शेयर तो होल्डिंग कंपनी ने इश्यू किए, लेकिन ये 10,000 के शेयर 20,000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? देखो आप अपने एक बार पेज चेंज करो, अच्छा जस्ट ऊपर ही देखो, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल लिखी हुई थी 2 लाख, और आपने 1,30,000 के शेयर इश्यू किए थे। एंड वाले दिन आपकी कैपिटल कितनी लिखी हुई थी? 138। और ये 20,000 की कैपिटल भी आपको ईयर एंड पे दी हुई है। ईयर एंड पे दी हुई है मतलब एक्विजिशन हुआ था आपसे 6 महीने पहले। तो जिस डेट को एक्विजिशन हुआ था, क्या एक्विजिशन वाली डेट को जो शेयर कैपिटल थी, उस शेयर कैपिटल में उस कैपिटल को ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल निकाली गई होगी या नहीं निकाली गई होगी? क्योंकि एक्विजिशन किया गया था 1 अक्टूबर 2015 को, और जो आपको शेयर कैपिटल दी हुई है वो दी हुई है 31 मार्च 2016 की। तो क्या 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में एक्विजिशन के लिए जो शेयर इश्यू किए गए थे वो ऐड किए गए होंगे या नहीं किए गए होंगे? करें सर ऐड। इसका मतलब नहीं, ऐड तो करेंगे। अब वो 20,000 में ऐड है या अलग से करेंगे? नहीं सर ऐड है ऑलरेडी। 20,000 में ऑलरेडी एडेड है। प्रियंका क्लियर है? तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया? 20,000। शेयर कैपिटल के बाद आ गया साहब जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनको अलग अलग लिखना है, क्योंकि अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इनको रिजर्व सरप्लस के नाम से भी लिख सकते हो, या फिर आप इनको अदर इक्विटी के नाम से भी लिख सकते हो। आजकल बैलेंस शीट में अदर इक्विटी वर्ड काम में लिया जाता है, अदर इक्विटी। तो अब जनरल रिजर्व का, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना था? क्लोजिंग बैलेंस लिखना है सीधा। होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 10,000। होल्डिंग कंपनी के पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना था? होल्डिंग कंपनी के पी एंड एल अकाउंट, पूरा प्रॉफिट बताना भाई। कौन सी डेट का बताना है? 31 मार्च 2016। होल्डिंग कंपनी के पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2016 को कितना था? होल्डिंग कंपनी के पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2016 को कितना था? पी एंड एल अकाउंट कौन सी कंपनी का? एच लिमिटेड का। प्रियंका 15,000, वेरी गुड।
1 अप्रैल को था 5000, ड्यूरिंग द ईयर अर्न किए हैं 10,000, टोटल अमाउंट हो गया 15,000। 10,000 प्लस 15,000, 10,000 प्लस 15,000। चलिए सर, इसके बाद ये आगे कहता है क्या सब्सिडरी कंपनी का P&L अकाउंट का प्रॉफिट भी यहां पे आके जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? क्या होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। अच्छा, क्या हमने एक्विजिशन तक की डेट का प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया या नहीं कर दिया? हाँ सर, परसेंटेज के ऊपर मिलेगा, मतलब कितना कह परसेंटेज। रहा हूं, पहले तो उसका प्रॉफिट पूरे साल का है। सब्सिडरी हाँ कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो हो गया 10,500 एक्विजिशन से पहले का, और एक हो गया एक्विजिशन के बाद का। तो जो एक्विजिशन से पहले का 10,500 होता है, क्या वो तो नेट एसेट में एडजस्ट हो जाता है या नहीं हो जाता? आपने जब एंट्री की थी, नेट एसेट निकाली थी, तो उसमें एक्विजिशन तक का प्रॉफिट तो एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये वाला तो हो गया ऑलरेडी। कौन से प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगा? आपका हिस्सा होगा एक्विजिशन के बाद वाले प्रॉफिट में। तो एक्विजिशन के बाद में कितना प्रॉफिट कमाया गया था? एक्विजिशन के बाद में कमाया गया था 4,500, और इस 4,500 में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना होगा? होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा 80%। क्लियर? तो टोटल हो गया 3,600। टोटल अदर इक्विटी का अमाउंट कितना हो गया भाई? 10,000 के जनरल रिजर्व, 15,000 के P&L, और 3,600 का सब्सिडरी कंपनी से आया था। तो टोटल हो गया 28,600। टोटल अमाउंट हो गया 28,600। ये भी हो गया साहब। इसके बाद एक आइटम और लिखते हैं, वो भी लिख देते हैं एनसीआई। एक्विजिशन की डेट को एनसीआई का अमाउंट कितना था? 4,100। क्या एक्विजिशन के बाद में सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में कुछ एनसीआई को भी मिलने वाला है क्या? यस सर, 20%। यस सर। 20%। तो 4,500 का 20%, 4,100 तो उनको मिला था एक्विजिशन की डेट को, और फिर एक्विजिशन के बाद में जो प्रॉफिट कमाया गया उसका 20%। तो एनसीआई का टोटल अमाउंट कितना हो गया? एनसीआई का टोटल अमाउंट हो गया 5,000। हाँ सर। ये लो सर, एनसीआई का, इसीलिए ये हटाया नहीं था। ये लो। चलिए, अब बात करते हैं आगे। और कोई लायबिलिटी है क्या? है साहब, बिल्कुल है। 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 20,000 एंड 10,000, टोटल हो गया 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 10,000 प्लस 5,000, 15,000। अब बता दीजिए साहब, क्या बैलेंस शीट पूरी हो गई या अभी भी कोई आइटम बचा हुआ है? सर अब आएगा अभी आइटम, गेन ऑन क्या आएगा? बार्गेन पर। क्या आएगा बताओ? सर गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं लिखा अपन ने अभी। गेन ऑन बार्गेन परचेज अभी तक हमने नहीं लिखा, लिख देते हैं साहब। गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज था 6,400 का। ये लीजिए सर।
अब चेक कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच हो गई होगी। टोटल चेक कर लीजिए। यस सर 1,05,000 हो गया। 1,05,000। तो देखिए, प्रैक्टिकली बात यह है कि ठीक है, हमने क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे एकदम तरीके से समझा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना कितना इजी था। सबसे पहले हमें, जैसे ही हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमें पता चला साहब नेट एसेट की जरूरत पड़ेगी। नेट एसेट के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। हमने फटाफट से क्या बनाया, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में कोई काम नहीं था, ओपनिंग का दिया हुआ था, क्लोजिंग का दिया हुआ था, डिफरेंस बीच में लिख दिया रेवेन्यू के नाम से। टाइम की दिक्कत थी, हमने टाइम एडजस्टमेंट लगाना था। टाइम एडजस्टमेंट लगाने के लिए हमने देखा क्या कोई एबनॉर्मल आइटम है क्या, बताया हुआ है तो है, नहीं बताया हुआ है तो नहीं है। फटाफट से उस एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट किया, टाइम एडजस्टमेंट लगाया, वापस से एबनॉर्मल आइटम लिखा, हमारे पास प्रॉफिट आया। जैसे ही एक्विजिशन की डेट का प्रॉफिट आ गया, हमारे पास नेट एसेट आ गई। जो नेट एसेट आई थी, उस नेट एसेट से हमने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद हम आ गए हमारी बैलेंस शीट पे। देखो, असेट में कोई दिक्कत ही नहीं होती, फटाफट से लिखी, प्लस प्लस। केवल क्या करना था, जो हमने प्रॉफिट, अब प्रॉफिट आपको दोबारा देखो, वो स्टेटमेंट कितना काम आता है, आपको कुछ नहीं करना था। प्रॉफिट आपको एक्विजिशन की डेट के बाद का चाहिए, वो भी उस स्टेटमेंट में था जो आपने पहले बनाया था। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन होता है, उस क्वेश्चन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर उस क्वेश्चन में आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बन गया, तो आप ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन अबाउट टू कंप्लीट है। फिर आपको कोई मेहनत करने वाला काम नहीं है, जो मेहनत उसको करानी है वो उसे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाने में ही करवा ली होगी। क्लियर? हाँ जी। यस किसी को पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 9 में? हाँ जी, नो सर। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहता है जेड लिमिटेड परचेज 80% शेयर इन सी लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने 80% शेयर परचेज किए हैं सी लिमिटेड में ऑन 1 अक्टूबर 2011, सॉरी 1 अक्टूबर 2011 एट 2,40,000। 1 अक्टूबर 2011 को परचेज किए हैं 2,40,000 में। सी लिमिटेड एट 31 मार्च 2011 हैड इश्यूड शेयर कैपिटल। सी लिमिटेड की 31 मार्च 2011 को इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए की। और अदर इक्विटी कितनी थी? 60,000 रुपीज की। ठीक है साहब, ओपनिंग बैलेंस बता दिया आपको शेयर कैपिटल का, और अदर इक्विटी का मतलब रिजर्व सरप्लस का। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2012 को, सी लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 30,000। सी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया है 30,000 का, एंड डिक्लेयर डिविडेंड, और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 40,000 का। ये लो साहब, तो मेरे कहने का मतलब क्या है साहब, आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का था 60,000, पूरे साल में आपने 30,000 कमाए, मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 90,000, और आपने 40,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मतलब 40,000 आपको डिविडेंड में बांट देने हैं,
तो आपके पास बचेंगे 50,000। ओके, डन। यस सर। आगे बोलता है साहब अदर इंफॉर्मेशन, ए पॉइंट, अदर इंफॉर्मेशन का ए पॉइंट, एनसीआई मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ए पॉइंट कहता है साहब आप एनसीआई मेजर करते हो फेयर वैल्यू, तो क्या होगा? फिर कहता है और बी पॉइंट, और का मतलब अगर बी पॉइंट एनसीआई मेजर करते हो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे, तो ये कहता है साहब बी पॉइंट आप मान लो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट। और तीसरा तरीका, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट। अब पहले दोनों ऑप्शन में आपको एसेट की फेयर वैल्यू नहीं बताई थी, तीसरे पॉइंट में उन्होंने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट बता दिया कि आपकी नेट एसेट जो है वो 2,50,000 रुपए की है। अब आप दोबारा से कीजिए, एनसीआई को मेजर कीजिए फेयर वैल्यू पे और एनसीआई को मेजर कीजिए प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे। मतलब अभी तक आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? अगर अभी तक देखा जाए तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला, जब आप एक्विजिशन एंट्री करेंगे तो एनसीआई को लिखेंगे फेयर वैल्यू पे, फिर आप एनसीआई को लिखेंगे प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे, जबकि एसेट और लायबिलिटी लिख रहे होंगे बुक वैल्यू। फिर आप तीसरे पॉइंट में आएंगे तो फेयर वैल्यू, एसेट को तो लिखेंगे फेयर वैल्यू पे 250, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे भी देखना है और एनसीआई को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे देखना है। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब बोलता है फॉर ईच ऑफ एबीसी। अब आप पहले क्वेश्चन में पहले ए के लिए आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? फाइंड एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ऑन 31 मार्च 2012। मतलब आपको सबसे पहला काम तो एनसीआई कैलकुलेट करना है, एक्विजिशन की डेट को भी कैलकुलेट करना है और ईयर एंड पे भी कैलकुलेट करना है। ईयर एंड पे क्या होगा? जो आपका एक्विजिशन की डेट का एनसीआई था उसमें प्रॉफिट का हिस्सा और जुड़ जाएगा। एक्विजिशन की डेट के बाद में आपने जो प्रॉफिट कमाए हैं वो प्रॉफिट और जुड़ जाएंगे, बस। ठीक है। फिर ये कहता है गुडविल को फाइंड आउट कीजिए, गुडविल को फाइंड आउट कीजिए एंड पास जर्नल एंट्री, एक्विजिशन एंट्री कीजिए। तो जैसे ही एक्विजिशन एंट्री करेंगे गुडविल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से हर क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, एनसीआई शुरू का और लास्ट का और एक्विजिशन एंट्री, गुडविल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर और पास जर्नल एंट्री फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री से क्या मतलब है? साहब आपने शेयर खरीदे ना, इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दीजिए। शो रिलेवेंट पार्ट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड सेपरेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट आप क्या दिखा सकते हैं? आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में केवल 2 चीजें दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? एक तो एनसीआई की वैल्यू दिखा सकते हैं और एक गुडविल की वैल्यू दिखा सकते हैं, और आप कुछ दिखा ही नहीं सकते। ठीक है। सेपरेट बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। डन। तो आपके पास 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में आपको 3-3 चीजें कैलकुलेट करनी है, मतलब टोटल 12 आइटम्स आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। यस और नॉट? यस सर। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन बेसिकली किस चीज की कैलकुलेशन का है? जो क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है। एक्विजिशन कब किया गया है? सबसे पहले देखिए एक्विजिशन कब किया गया है? फर्स्ट अक्टूबर 2011। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब ये एक्विजिशन किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। क्या आपको उस डेट की, अगर मैं तीसरे पॉइंट को छोड़ दूं, सी वाले पॉइंट को, तो क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को निकालने के लिए मुझे एसेट और लायबिलिटी दी हुई है क्या? यस सर। कहां दी हुई है एसेट और लायबिलिटी? नहीं दी हुई। 1 अक्टूबर की नहीं दी हुई है।
तो इसका मतलब मुझे नेट एसेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल मुझे दिया हुआ है, या तो दिया हुआ है ईयर के स्टार्टिंग का 31 मार्च 11 मतलब 1 अप्रैल 2011 का, या फिर दिया हुआ है 31 मार्च 2012 का, लेकिन मुझे तो चाहिए 1 अक्टूबर का। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। डन। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाने के बाद हो जाएगी, उससे मेरी नेट एसेट आ जाएगी, और उस नेट एसेट के हिसाब से मुझे अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो आज केवल इतना सा काम है, आज आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, पक्का कर सकते हैं। यस सर। ट्राई करना है आपको, केवल केवल और केवल ट्राई। और सारा फोकस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पे। अगर आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आप सही बना पाते हो, फिर तो केवल वैल्यू रखनी। और ऐसा नहीं है कि पहला पॉइंट नहीं हो रहा तो दूसरा भी नहीं निकालेंगे। देखो इसमें आप सी वाला पॉइंट बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आप सी वाला पॉइंट बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं भी आता है तो आप थर्ड वाला पॉइंट निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, उसमें आपको नेट एसेट की वैल्यू तो खुद नहीं दे रखी है। ओके, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को किसी भी पॉइंट पे छोड़े, क्वेश्चन का हर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। आपके 12 में से कितने पॉइंट हो पाते हैं ये आपको देखना है। क्लियर। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।